हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BHIC 134 की बुक जिसका नाम है भारत का इतिहास 1707 से 1950 तक, उसके सेकेंड यूनिट के फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गैस, हमारे यूनिट का नाम है स्वतंत्र राज्यों का आविर्भाव, और इससे पहले मैं इस बुक के फर्स्ट यूनिट की वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए। हमारा आज का क्वेश्चन है, मैसूर राज्य के विकास और सुदृढ़ीकरण पर एक नोट लिखिए, या फिर मैसूर में युद्ध और सैन्यकरण की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैसूर जो था उसका उत्थान किस तरह से होता, वो एक राज्य के रूप में किस तरह से उभरा था। तो उसके बारे में हम देखेंगे। हैदराबाद के दक्षिण में स्थित मैसूर राज्य पर 18वीं सदी में वोडियार से लेकर टीपू सुल्तान तक का राज रहा। वोडियार जो था वो वो हैदराबाद राज्य का, मैसूर राज्य का एक पहले सुल्तान था। तो टीपू सुल्तान तक जो है मैसूर पर टीपू सुल्तान का भी राज रहा था, वोडियार से लेकर टीपू सुल्तान तक। मैसूर के सभी शासकों को एक और तो मराठों के विस्तारवाद की चुनौती का सामना करना पड़ा, दूसरी तरफ हैदराबाद और कर्नाटक राज्य भी थे जिनसे निपटना पड़ा था, और फिर अंग्रेजों ने उस स्थिति का लाभ उठाया था। तो मैसूर राज्य को बनाने के लिए वहां के जो शासक थे उन्होंने मराठों का सामना किया, हैदराबादी राज्य जो थे और कर्नाटक था, इनका सामना करने के चक्कर में जो अंग्रेज थे वो मैसूर राज्य के पीछे पड़ गए थे, और उन्होंने जो इनके साथ मैसूर की मराठों के साथ, हैदराबाद के साथ और कर्नाटक के साथ जो लड़ाई झगड़े थे या फिर जो वाद विवाद थे, जो संघर्ष था, उस स्थिति का लाभ उठाया था अंग्रेजों ने मैसूर को कमजोर करने के लिए। वोडियार ने मैसूर को एक स्वायत्त शासी राज्य बनाया तथा हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने मैसूर को दक्षिण भारत की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया। तो वोडियार जो था वो मैसूर का पहले सुल्तान था। उसने जो है मैसूर को एक ऐसा स्वायत्त शासी राज्य बनाया था जिसमें वो अपने निर्णय स्वयं लेते थे। वो किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते थे बल्कि खुद अपने निर्णय लेते थे। और हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने उनकी कोशिशों से जो मैसूर था वो दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था, सबसे बड़ी ताकत बन गया था। तो हैदर अली जो थे उन्होंने वोडियार की सेना में एक कर्मचारी के रूप से आए थे, कर्मचारी की हैसियत से आए थे, और वहां से ही उन्होंने जो है एक राज्य की स्थापना की शुरुआत कर दी थी। उसकी जो वोडियार था उसकी सेना को मजबूत किया था, जो बेलगाम के स्थानीय सरदार थे उनको भी काबू किया और धीरे धीरे मैसूर का आधिपत्य स्थापित कर लिया। टीपू सुल्तान अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से टक्कर लेने वाले एक लोकनायक के रूप में उभरा जो अंग्रेजों का मुख्य शत्रु बन गया। तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और इसी वजह से वो अंग्रेजों के सबसे बड़े शत्रु बन गए थे। अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मैसूर में युद्ध और सैन्यकरण की भूमिका। तो इतिहासकार जो है वो बताते हैं मैसूर में युद्ध की किस तरह की भूमिका थी और सैन्यकरण वहाँ का कैसा था। तो स्टाइन जो है वो बताते हैं मैसूर के इतिहास में युद्ध और सैन्यकरण का महत्व 16वीं सदी के ऐतिहासिक विजयनगर साम्राज्य से ही दिखाई देता है। दक्षिण भारत में सबसे पहले विजयनगर के स्थानीय राजाओं द्वारा दूसरे क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से आग्नेयास्त्रों यानी कि बंदूक, पिस्तौल जैसे हथियारों का प्रयोग किया गया था। तो वहीं से ही जो है मैसूर राज्य की युद्ध और सैन्यकरण की भूमिका स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक आता है इसका युद्ध और सैन्यकरण की भूमिका में स्थानीय सरदार। तो स्थानीय सरदारों ने क्या भूमिका निभाई थी उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो मैसूर के स्थानीय सरदार खासकर पोलीगर, शिकार संग्रहकर्ता समूह के वंशज थे, जिनकी सैन्य क्षमता उच्च कोटि की थी। पोलीगर वहां के सरदार थे जो कि शिकारी वंशज के थे, तो इसलिए उनकी जो सैन्य क्षमता थी वो काफी ज्यादा अच्छी वाली थी, हाई लेवल की थी। विजयनगर साम्राज्य की सैनिक सेवा में लगे होने के कारण पोलीगरों को स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व की भी सीख ली थी। तो वहां पर राजनीतिक नेतृत्व किस तरह का होता है पोलीगरों को इन सब के बारे में भी पता था, क्योंकि वो विजयनगर के साम्राज्य में सैनिक सेवा में थे, मतलब सैनिक थे वहां पर। 18वीं सदी आते आते उन्होंने राजस्व का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने अपने संप्रदाय के मंदिरों के पुरोहितों का सामना भी किया प्राप्त था। यानी मैसूर साम्राज्य की स्थापना में पोलीगरों की सैन्य शक्ति एक प्रमुख कारक थी। तो पोलीगर जो थे उन्होंने जो हैदराबाद का राज्य था
वहाँ का जो राजस्व अधिकार था वो भी उन्होंने प्राप्त कर लिया था। और जो है जो वहाँ के पुरोहित थे मंदिरों के, उनका भी उन्हें समर्थन प्राप्त था। तो इसलिए पौलीगर जो थे उन्होंने मैसूर राज्य की स्थापना में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इसके बाद है 18वीं शताब्दी के प्रयास। तो 18वीं शताब्दी में ऐसी क्या क्या चीजें हुई थी जिससे मैसूर राज्य की स्थापना और ज्यादा हो गई थी। तो 18वीं शताब्दी में चिकदेव राजा वोडियार उनका नाम था। पूरा 1672 से लेकर 1704 तक इनका शासनकाल रहा था। उनके अधीन मैसूर के सैन्यकरण की ओर बढ़ा। तो मैसूर जो था, जब वोडियार थे, वहाँ के राजा जब वोडियार थे, तो तब ज्यादा सैन्यकरण जो था वो सुदृढ़ हुआ था, मजबूत हुआ था। इस बड़ी सैनिक क्षमता को बनाए रखने के लिए उसने आम राजस्व को बढ़ाकर सैनिकों की भूमि को करों से मुक्त कर दिया था। जहाँ पर सैनिक रहते थे वहां पर कोई कर नहीं लिया जाता था। ये वोडियार ने एक वहां का व्यवस्था बना दी थी। इसी तरह हैदर अली ने भी इस स्थिति को मजबूत किया। तो हैदर अली ने भी उन्हीं की तरह उस स्थिति को मजबूत किया था। वैसे ही जैसे पहले चल रहा था वैसे ही सब कुछ चलता रहा था। हैदर अली ने स्थानीय सरदारों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया। उनके बेटे टीपू सुल्तान ने भी पौलीगरों को मजबूत करने के लिए उनकी भूमियों पर अधिकार करके उसे निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को या फिर सरकारी अधिकारियों को किराए पर उठा दिया। तो पौलीगर जो थे उनको काबू में करने के लिए जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने उनकी भूमियों को अपने अधिकार में ले लिया, अपने अंडर में ले लिया। और जो उनके जैसे निजी क्षेत्र के जो व्यक्ति थे, यानी कि उनके जो अधिकारी थे, उनको दे दिया। और फिर वो जो अधिकारी थे, जो उन्हीं के अधिकारी थे, वो उनको किराया देते थे। टीपू सुल्तान ने अपने सैनिकों को युद्ध की लूट में हिस्सा देने के स्थान पर उन्हें नियमित वेतन देना शुरू कर दिया। तो जो टीपू सुल्तान के सैनिक थे वो धन नहीं लूटते थे, बल्कि उनको वेतन दिया जाता था, ताकि वो लोग अच्छे से मेहनत करें और अच्छे सैनिक बनकर रहें। इस प्रकार उसने स्थानीय सरदारों से गुटबाजी करने वाले स्वार्थी तत्वों पर काबू पा लिया। तो स्थानीय सरदार जो थे वो गुट बना लेते थे अपना। तो अपने स्वार्थ के लिए स्थानीय सरदार गुट बनाते थे। तो ये स्थिति टीपू सुल्तान के साम्राज्य में या फिर राज्य में नहीं थी। अब इसके बाद हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से अनुशासनात्मक और मजबूत बनाने की कोशिश की। और उन्होंने इसके लिए जो है अपनी सेना में फ्रांसीसी सैनिकों को शामिल किया और उनसे अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दिलवाया। तो जो फ्रांसीसी सैनिक थे वो हिंदुस्तानी सैनिकों को प्रशिक्षित करते थे, मतलब कि उनको बताते थे कि वो किस तरह से उनको प्रैक्टिस करवाते थे कि वो किस तरह से अच्छे सैनिक बन सकते हैं। इससे आधुनिक यूरोपीय आग्नेयास्त्रों और तोपों के कुशल उपयोग में भी सहायता मिली। तो जो इंडियन यानी कि भारतीय सैनिक थे उनको पता चल गया कि किस तरह से तोपों को चलाया जाता है, उनका कुशल प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं, या फिर बंदूक हो गए, गोले हो गए, उनका किस तरह से अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। ये सब चीजें जो है फ्रांसीसी सैनिकों से सीखने को मिलती है, टीपू सुल्तान और हैदर अली के सैनिकों को। दूसरा है मैसूर का प्रशासन। दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट था सैन्य क्षमता और युद्ध क्षमता के बारे में। अब दूसरा पॉइंट हमारा आएगा प्रशासन। तो मैसूर का प्रशासन किस तरह का था। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मैसूर के प्रशासन ढांचे को मजबूती प्रदान की। उन्होंने वोडियार के पुराने प्रशासनिक ढांचे से बिना कोई हस्तक्षेप किए सेना और राजस्व से लेकर सूचना तक प्रशासन के 18 विभागों को बनाए रखा। तो जो पहले प्रशासन था, वोडियार राज्य जो था, वोडियार लोग जो थे, उन्होंने जो प्रशासनिक ढांचा बनाया था उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। उसके जो पहले के 18 विभाग थे वही बनाए रखे थे और उसी को आगे चलाया था उन्होंने। अपनी क्षमता दिखाने वाले खांडे राव, वेंकटप्पा या मीर सादिक जैसे सर्वोच्च अधिकारियों को अपने साथ रखा। तो जो वोडियार राज्य में बड़े बड़े अधिकारी थे जिनकी जो काफी अच्छी योग्यता रखते थे, अच्छी क्षमता रखते थे, उनको अपने साथ ही रखा था हैदर अली और टीपू सुल्तान ने, जो वोडियार राज्य के थे पहले। अब थर्ड पॉइंट आएगा मैसूर के वित्तीय संसाधन। तो मैसूर के वित्तीय संसाधन कहाँ से प्राप्त किए जाते थे उसके बारे में हम देखेंगे। मैसूर का प्रशासन चलाने के लिए हैदर अली और टीपू सुल्तान अपने सैन्य राजनीतिक अधिकार का आधार तैयार करने के लिए अपनी वित्तीय संसाधनों में बढ़ोतरी करना जरूरी था। तो अगर उनको राजनीतिक तौर पर और इकोनॉमिक तौर पर यानी कि आर्थिक तौर पर मजबूत बनना है, सामाजिक तौर पर मजबूत बनना है, तो उनके जो वित्तीय संसाधन है उसमें तो उन्हें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी।
तो इसके लिए उन्होंने मैसूर के वित्त और उत्पादन को दो संचालकों व्यापारी और किसान पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी समझा। उत्पादन जो था वो दो संचालक कौन होते हैं? पहला तो होता है व्यापारी, दूसरा होता है किसान। किसान जो होते हैं वो चीजों को, सामान को उगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फिर उसके बाद व्यापारी जो होते हैं उसको बेचते हैं। तो इन दोनों पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पर ही ध्यान केंद्रित करें ताकि हमारा जो है वित्त संसाधन, हमें ज्यादा से ज्यादा वित्त प्राप्त हो, वित्तीय संसाधनों में बढ़ोतरी हो। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा जो उन्हें भूमि से वेतन प्राप्त होता था या फिर राजस्व प्राप्त होता था। तो मैसूर में भूमि को अलग अलग वर्गों में बांटकर उसका मूल्यांकन किया जाता था। पहला वर्ग जो था वो था इजारा भूमि। मैसूर की जो भूमि थी वो 4 भागों में बटी हुई थी। पहली भूमि थी इजारा भूमि, दूसरी थी हिस्सा भूमि, तीसरी थी सिंचित भूमि और चौथी थी सूखी भूमि। तो इजारा भूमि जो थी, इस भूमि पर किराए तय करके किसानों को पट्टे दिए जाते थे, किराए तय किए जाते थे और फिर उनको किराए पर जमीनें दे दी जाती थी जिस पर वो जो है अपनी खेती बाड़ी करते थे और फिर उसके बाद किराया अदा करते थे मैसूर के राज्य को या फिर शासक जो थे। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा भूमि। तो हिस्सा भूमि में हिस्सा इस भूमि पर किराया उत्पादन में हिस्से के रूप में होता था। तो जितना उत्पादन होता था उसके हिसाब से हिस्सा दिया जाता था, जो वहाँ का शासक होता था उसको, यानी कि टैक्स दिया जाता था। फिर उसके बाद है संचित भूमि। इस भूमि का किराया उत्पादन में हिस्से के तौर पर देना होता था। तो जैसे इसका था वैसे ही सेम इस भूमि का भी किराया हिस्से के तौर पर दिया जाता था। जितना उत्पादन में हिस्सा होता था उतना ही उसका किराया दिया जाता था। फिर सूखी भूमि। इस भूमि का किराया पैसों में चुकाना होता था, तो पैसों में चुकाया जाता था उसमें। जो सूखी भूमि थी उसका किराया पैसों में चुकाया जाता था। तो इस तरह से मैसूर की भूमि के जो है वो यहाँ से राजस्व प्राप्त होता था। अब भूमि को प्रणालियों के अंदर रखा जाता था। तो भूमि की जो प्रणालियां होती थी, एक तो नियंत्रण प्रणाली थी और एक थी सर्वेक्षण प्रणाली। तो नियंत्रण प्रणाली में आलमदार अधिकारी राजस्व प्रशासन को नियंत्रित करते थे। मतलब नियंत्रण प्रणाली नाम से समझ में आ रहा है, उसको जो है कंट्रोल किया जाता था। आलमदार होते थे, आलमदार अधिकारी, जो कि उसके राजस्व प्रशासन को यानी कि टैक्स वसूली को नियंत्रित किया जाता था आलमदार अधिकारियों द्वारा। सर्वेक्षण प्रणाली जो थी उसमें आसफदार अधिकारी किराए संबंधी झगड़ों का निपटारा करते थे। तो अगर किराए संबंधी झगड़े हो जाते थे तो उसका निपटारा किया जाता था सर्वेक्षण प्रणाली में आसफदार अधिकारियों के द्वारा। अब यहाँ पर है मैसूर राज्य में किसानों की रक्षा के लिए खास अधिकारियों या फिर सरकारी खास अधिकारियों, उनकी सरकारी अधिकारियों को खेती का अधिकार नहीं दिया जाता था। जो सरकारी अधिकारी होते थे उनको खेती का अधिकार नहीं होता था। साथ ही खेती करने वाले जो व्यक्ति होते थे उनको सिंचाई तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए जमीन मुफ्त में दी जाती थी। इस तरह से कृषि का विकास करने के लिए पूर्ण प्रयास किए गए थे। तो मैसूर की जो व्यवस्था थी वो काफी ज्यादा सुदृढ़ थी, मजबूत थी और जो है उसमें काफी ज्यादा अच्छी एक व्यवस्था बना रखी थी उन्होंने। दूसरा है व्यापार से प्राप्त राजस्व। तो अभी हमने देखा, ऊपर हमने यहाँ पर पढ़ा था तो कि 2 तरह की व्यवस्था होती थी। 2 तरह के उत्पादन संचालक थे। पहला तो थे व्यापारी, दूसरे थे किसान। हमने किसानों के बारे में पढ़ा कि किसानों की जो व्यवस्था थी वो किस तरह से चलती थी। अब दूसरे जो आएंगे हमारे व्यापारी आएंगे। तो व्यापारी से किस तरह से राजस्व प्राप्त किया जाता था। पिछली 2 शताब्दियों में मैसूर की अर्थव्यवस्था में व्यापारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। यानी कि जब टीपू सुल्तान या फिर हैदर अली आए थे, उनसे पिछली 2 शताब्दियों से जो वहाँ के व्यापारी थे वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे वहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। इन्होंने व्यापार और भूमि के विभिन्न निवेशों को एक विभाग पर पूर्ण अधिकार कर रखा था। टीपू ने इन व्यापारियों और उनके व्यापार के महत्व को समझते हुए आसुफों को नियुक्त किया। आसुफ वहाँ के कोई अधिकारी थे जो व्यापारियों से टैक्स वसूलते होंगे। आसुफ एक सरकारी अधिकारी होता था तथा वे टीपू द्वारा स्थापित व्यापार के केंद्रों को चलाता था। जो मैंने अभी बताया, अधिकारी होते थे, सरकारी अधिकारी, जो कि टीपू सुल्तान की तरफ से लगाए गए थे, वहां पर नियुक्त किए गए थे और वहां के जो है वो टैक्स के निजाम को संभालते थे, जो व्यापार होता था उनके केंद्रों को चलाते थे। इन अधिकारियों का प्रमुख काम जमा किए गए राजस्व से इन व्यापार केंद्रों के लिए व्यापार पूंजी उपलब्ध कराना था। तो व्यापार के जो केंद्र थे उनके लिए व्यापार पूंजी यानी कि पैसा उपलब्ध कराते थे वो जो अधिकारी वहां पर नियुक्त किए गए थे। इन केंद्रों के हिसाब किताब की नियमित रूप से जांच होती थी तथा मुद्रा के नियमन का कठोरता से पालन किया जाता था।
तो इस तरह से जो है वहाँ का जो व्यवस्था थी टीपू सुल्तान के राज्य की, या फिर हम कह सकते हैं मैसूर राज्य की, वो काफी सुदृढ़ थी, काफी ज्यादा मजबूत थी। वहाँ का प्रशासन भी काफी ज्यादा अच्छा था, सैन्य क्षमता और जो वहाँ की युद्ध शक्ति थी, युद्ध लड़ते थे, वो काफी ज्यादा अच्छी थी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक